कहानी की शुरुआत में हम शारदा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो एक पुराने घर के पास आती है और शंकरा से जनरेटर ऑन करने के लिए कहती है। शंकरा जनरेटर ऑन कर देता है और शारदा उसे पैसे देती है और शंकरा वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जेल में अलार्म बजता है और एक कांस्टेबल भागते हुए जेलर के पास आता है। जेलर को बताता है कि कैदी नंबर 299 जेल से भाग गया है। पुलिस वाले पूरी जेल को सील कर देते हैं, कोना कोना चेक करते हैं। कोई दीवार टूटी नहीं थी, कोई सुरंग नहीं बनी थी, भागने का कोई नामो निशान नहीं था। जेल के चारों तरफ 20 फीट ऊंची दीवार थी, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स लगे हुए थे। सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, इसलिए किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो कैदी भागा कैसे। लेकिन उसने अपनी डायरी जेल में ही छोड़ दी थी। दीवार पर उसने कुछ निशान बनाए थे जो टाइम ट्रेवल की थ्योरी की तरफ इशारा करते हैं। जी हाँ, इस कहानी का अंत ही इस कहानी की शुरुआत है। फिल्म का नाम है आरंभ। आप लोग एक बार इसे जरूर देखना। तो कहानी पर वापस आते हैं। कैदी नंबर 299 अब जेल से भाग चुका था। पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो जेलर गिरिगी इस पूरी घटना की जांच करने के लिए डिटेक्टिव चैतन्य को बुलाते हैं। वो अपने असिस्टेंट माधव के साथ जेल में आता है। गिरिगी उन्हें बताता है कि कैदी का नाम मिगिल है। वो एक कत्ल के इल्जाम में जेल आया था। लगभग 2.5 साल से इसी जेल में था। इससे पहले उसने कभी जेल से भागने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज जब वो भागा तो किसी को कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद चैतन्य और माधव उस सेल में आते हैं जहां कैदी नंबर 299 को रखा गया था। माधव ताला चेक करता है तो वो भी ठीक था। अंदर दीवार पर मिगिल ने कुछ निशान बनाए हुए थे जो कुछ इस तरह से दिखते थे। एक कांस्टेबल मिगिल की डायरी लाकर चैतन्य को देता है और डायरी के पहले पेज पर ही मिगिल ने लिखा था कि जेल में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है गणेश। इसके बाद चैतन्य गणेश को एक अलग कमरे में बुलाता है और उससे मिगिल के बारे में पूछता है। गणेश बताता है कि मिगिल बहुत अच्छा लड़का था। एक बार कोर्ट से वापस आते वक्त पुलिस की जीप कीचड़ में फंस गई थी। मिगिल के पास भागने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन मिगिल ने जीप निकालने में पुलिस वालों की मदद की और वापस जेल में आ गया। मतलब मौका मिलने पर भी उसने भागने की कोशिश नहीं की थी। फिर इस बार वो कैसे भागा मुझे भी कुछ पता नहीं है, लेकिन चैतन्य को इस सवाल का जवाब मिलता है मिगिल की डायरी में। मिगिल ने अपनी डायरी में अपने बारे में सब कुछ लिखा था। चैतन्य उस डायरी को पढ़ता है और इसी के साथ फ्लैशबैक में हम मिगिल की कहानी को देखते हैं। प्रोफेसर राव मिगिल का पड़ोसी होता है। वो अपने घर पर टीवी देख रहा था, लेकिन तभी सिग्नल कट हो जाता है। राव बाहर आकर चेक करता है तो एक लड़का उसका एंटीना चुरा कर भाग रहा होता है। वो कोई और नहीं मिगिल होता है। राव से कहता है कि मेरे घर पर रेडियो है लेकिन एंटीना नहीं है, इसलिए मैं इसे चुरा रहा हूँ। राव उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुराता है और उस दिन के बाद राव मिगिल को हर वक्त अपने साथ ही रखता है। मिगिल बड़ा हो जाता है। राव उसे अपने बेटे की तरह मानता है, लेकिन मिगिल की माँ को मिगिल का राव के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन राव मिगिल को बुलाने के लिए उसके घर आता है तो मिगिल की माँ उससे कहती है कि वो बीमार है, आपके साथ नहीं जा सकता। लेकिन तभी मिगिल बाहर आता है और अपनी माँ की बात को इग्नोर करके राव के साथ चला जाता है। दरअसल मिगिल को राव के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि राव देजावू की मिस्ट्री पर रिसर्च कर रहा था। मिगिल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर देजावू का मतलब क्या है। तब एक दिन राव उसे समझाता है कि मान लो कोई आदमी समय की एक सीधी रेखा पर चल रहा है। उसे समय की सीधी रेखा पर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, लेकिन अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट बी को एक साथ मिला देते हैं तो ये गोल सर्कल बन जाएगा और उसके साथ बार बार एक जैसी घटनाएं होती रहेंगी तब तक जब तक उस सर्कल को कोई खत्म नहीं कर देता। और यही है देजावू। राव पिछले कई सालों से इस थ्योरी पर रिसर्च करके एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन मिगिल अपने घर में होता है। वो अपनी माँ को खाना खिलाता है, दवाइयाँ देता है। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। मिगिल को याद आता है कि उसने जनरेटर बंद नहीं किया था। शायद राव ने भी नहीं किया होगा। वो छाता लेकर जनरेटर रूम पहुंच जाता है, लेकिन देखता है कि राव ने जनरेटर बंद कर दिया था, लेकिन दरवाजा बंद करना भूल गए थे। फिर मिगिल दरवाजा बंद करता है और राव के घर आ जाता है। थोड़ी देर में राव से मिलने के लिए एक लड़की आती है। राव को बताती है कि मेरा नाम वसंती है, मैंने फिजिक्स में एमएससी किया है, पाटिल सर ने मुझे भेजा है, मैं आपके पास इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। ये लोग अभी भी बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से कोई पत्थर फेंकता है जो कि खिड़की से सीधा अंदर आकर गिरता है। राव और मिगिल दोनों बाहर आकर देखते हैं तो बाहर कोई नहीं था। बारिश भी हो रही थी। तो राव वसंती को कहता है कि तुम आज यहाँ रुक जाओ, लेकिन कल चली जाना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं कि गांव के एक आदमी को कुत्ते दौड़ा रहे होते हैं। तभी उन कुत्तों का मालिक पुरुषोत्तम वहां आता है। उस आदमी को छुड़ाता है और उससे कहता है कि तुम्हें कुत्तों से सावधान रहना चाहिए, और अपने कुत्ते को लेकर वहां से चला जाता है। खिड़की से पत्थर फेंकने और इस कुत्ते वाली घटना दोनों को याद रखना। इधर अगले दिन राव वसंती को अपने घर जाने के लिए कहता है तो वसंती उसे अपनी सच्चाई बताती है कि मेरा नाम वसंती नहीं शारदा है। और ये सुनकर राव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मूर्ति बनकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है। दरअसल कुछ साल पहले राव अपने बेटे को टाइम मशीन में बिठाकर एक्सपेरिमेंट कर रहा था।
लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाने से उसके बेटे की मौत हो गई थी। जिसके बाद राव की वाइफ उनकी बेटी शारदा को लेकर घर छोड़कर चली गई और आज शारदा राव के सामने खड़ी होती है। खैर मिगिल उन दोनों को घर के अंदर बुला लेता है। राव भी अपनी बेटी से माफी मांगता है और उसे भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट में शामिल कर लेता है। लेकिन अब मिगिल को पता चल चुका था कि इतने दिनों से राव मुझे अपने बेटे की तरह सिर्फ इसलिए प्यार कर रहा था क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कोई बकरा चाहिए था। राव मिगिल से माफी मांगता है, लेकिन मिगिल कहता है मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं आपका साथ दूंगा। एक्सपेरिमेंट के एक दिन पहले राव उन दोनों को बिठाकर अपनी देजावू की थ्योरी समझा रहा होता है, लेकिन हवा की वजह से खिड़की के दरवाजे अपने आप ही खुल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद शारदा को लेकर मिगिल अपने घर चला जाता है। वो शारदा को अपनी माँ से मिलवाता है, अपनी माँ को खाना खिलाता है। उसकी माँ भी शारदा से मिलकर बहुत खुश होती है। शाम को दोनों राव के पास आते हैं और अंदर आते ही वो दोनों देखते हैं कि राव ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। मिगिल राव से कहता है कि कल हम टेस्टिंग करने वाले हैं और आप इस तरह से पी रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। वो राव को सुलाकर घर वापस आता है। अगली सुबह मिगिल पूरी तरह से तैयार होकर राव के घर पहुंचता है। राव अपनी टाइम मशीन को पहली टेस्टिंग के लिए रेडी करता है। पूरी तैयारी करने के बाद मिगिल को एक बॉक्स के अंदर पानी में सुला देता है। मशीन ऑन करता है। अचानक से मशीन के साथ साथ पूरा घर वाइब्रेट करने लगता है। मिगिल की आंख खुलती है तब वो एक बहुत ही अंधेरी जगह पर होता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर में ही बॉक्स के अंदर मिगिल की आंख खुल जाती है। राव उसे बाहर निकालता है। तब मिगिल राव को बताता है कि मैं किसी अंधेरी जगह पर था, मतलब कि उनका पहला अटेम्प्ट फेल हो जाता है। वो लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पुरुषोत्तम वहाँ आता है। वो राव से कहता है कि तुम मिगिल को समझा लेना कि मेरे काम से दूर रहे। अगली बार उसने मेरे काम में उंगली की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मिगिल को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत किया ही नहीं, तो तुम मुझे धमकी क्यों दे रहे हो? मैं तो आज सुबह से राव सर के साथ ही था। लेकिन फिर भी पुरुषोत्तम धमकी देते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिगिल और शारदा दोनों गाँव के होटल पर जाते हैं, चाय पीते हैं और जब मिगिल पैसे देता है तो होटल का मालिक मिगिल से एक्स्ट्रा पैसे मांगने लगता है। मिगिल से कहता है कि तुमने मुझसे उधार लिया था, लेकिन मिगिल को याद ही नहीं आता कि उसने उधार कब लिया था। खैर शारदा उसके पैसे दे देती है और दोनों मिगिल के घर वापस आ जाते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि मिगिल की माँ मर चुकी है। वो लोग उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं होती कि तभी पुरुषोत्तम वहाँ आता है। वो मिगिल से कहता है कि तुम्हारी माँ ने घर गिरवी रखकर मुझसे कर्जा लिया था, तो अब तुम वो घर खाली कर देना। मिगिल गुस्से से उसके साथ फाइट भी करता है, लेकिन लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार शाम को उसे घर खाली करना ही पड़ता है। घर खाली करके मिगिल राव के घर चला जाता है। वो अब भी अपनी माँ की मौत के सदमे में था। वो राव से कहता है कि मैं एक्सपेरिमेंट में इतना बिजी हो गया था कि उनके आखिरी वक्त में भी उनके साथ नहीं रहा। वो राव को एक बार फिर से ट्राई करने के लिए कहता है। अभी शंकरा चिल्लाते हुए राव के घर आता है। वो राव से कहता है कि मिगिल ने पुरुषोत्तम के घर में आग लगा दी है। लेकिन मिगिल को राव के घर पर देखकर शंकरा भी हैरान हो जाता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। इधर राव भी मिगिल की बात मानकर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग एक बार फिर से टाइम मशीन का ट्रायल करने की तैयारी करते हैं। इस बार राव पहले से ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो मिगिल को एक अंगूठी देता है और उससे कहता है कि जब तुम पास में जाना तो इस अंगूठी को पहन कर रखना। मिगिल अंगूठी लेता है और बॉक्स के अंदर चला जाता है। राव और शारदा मशीन ऑन करते हैं और उसी वक्त पुरुषोत्तम अपने आदमियों के साथ लेकर राव के घर आ जाता है। राव ने अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रखे थे और अंदर मिगिल को पास में भेजने के लिए मशीन ऑन कर देता है। इस बार उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और मिगिल पास में उस दिन पहुंच जाता है जब शारदा वसंती बनकर राव के घर आई थी। यहाँ पर हम दो मिगिल को देखते हैं, एक जो फ्यूचर से पास में ट्रेवल करके आया था और एक जिसे हमने शुरू से देखा था। फिलहाल हम पास में आने वाले मिगिल की कहानी को देखते हैं। उस दिन खिड़की से पत्थर फेंकने वाला कोई और नहीं, दूसरा मिगिल ही था। वो राव को बुलाना चाहता था, लेकिन उसे राव की बात याद आती है कि तुम्हें किसी भी तरह से पास में अपने आप के सामने नहीं आना है। अब वो राव से मिलने के लिए सही मौके का इंतजार करता है। फिर उसे अपनी माँ की याद आती है तो वो भागते हुए अपने घर जाता है। अपनी माँ को खाना खिलाता है, लेकिन अब उसे पता था कि अगले कुछ ही दिनों में उसकी माँ मरने वाली है। अपनी माँ को बचाना चाहता है, लेकिन कैसे ये जानने के लिए वो राव से मिलने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में जंगल में वो पुरुषोत्तम के साथियों को देखता है जो गांजा पी रहे होते हैं और पूरे इलाके में गांजा बेचने का काम करते हैं। पुरुषोत्तम का एक आदमी उसे देख लेता है। वो मिगिल को धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन मिगिल डरता नहीं। वो कहता है कि अगर गाँव वालों को पता चल गया कि तुम लोग ही गांजा बेच रहे हो तो गाँव वाले खुद ही तुम लोगों को जिंदा जला देंगे। मिगिल धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। यही वजह थी कि उस दिन पुरुषोत्तम मिगिल को धमकी दे रहा था कि मेरे धंधे में उंगली मत करना। इसके बाद मिगिल उस कृष्णा होटल में जाता है, चाय पीता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो पैसे भी नहीं देता और उल्टा होटल के मालिक से ही कुछ पैसे उधार मांग लेता है। होटल वाला उसे पैसे दे देता है। यही वजह थी कि उस दिन होटल वाले ने मिगिल से एक्स्ट्रा पैसे मांगे थे। खैर मिगिल राव के घर जाता है। तब राव पहले वाले मिगिल और शारदा को अपनी थ्योरी समझा रहा होता है।
दूसरा मिगिल खिड़की खोलकर देखता है। जैसे ही शारदा और पहला मिगिल घर जाने के लिए निकलते हैं, दूसरा मिगिल राव से मिलने के लिए अंदर आ जाता है। राव को अपनी अंगूठी दिखाता है, उसे बताता है कि आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। राव भी खुशी के मारे पीने लगता है। दूसरा मिगिल राव से पूछता है कि मेरी माँ मरने वाली है, मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ। लेकिन राव कहता है कि हर किसी को एक न एक दिन मरना है, तुम उसे नहीं बचा सकते। दूसरा मिगिल उसकी बात मान जाता है और अगले दिन जब पहला मिगिल पहले एक्सपेरिमेंट के लिए घर से बाहर निकलता है, तब दूसरा मिगिल अपनी माँ के पास जाता है। वो अपनी माँ को लेकर घूमने जाता है। वो अपनी माँ के आखिरी बचे हुए कुछ पलों में उनके लिए जो कर सकता था सब कुछ करता है। लेकिन उसकी माँ की चिता ठंडी भी नहीं होती और पुरुषोत्तम उसका घर खाली करवा देता है। पहला मिगिल घर खाली करके राव के घर चला जाता है, लेकिन इधर दूसरा मिगिल देखता है कि पुरुषोत्तम अपने गांजे का स्टॉक अपने घर में रखने वाला है और गुस्से में दूसरा मिगिल पुरुषोत्तम के स्टॉक और उसके घर को भी आग लगा देता है और उसके आदमियों से बचकर भाग रहा होता है। लेकिन पुरुषोत्तम के लोग उसे पकड़ लेते हैं। इधर पहला मिगिल राव के साथ होता है और राव उसे पास में भेजने की तैयारी कर रहा होता है। उधर पुरुषोत्तम दूसरे मिगिल को मारता है और उसे कहता है कि इस बार मैं अपना पूरा स्टॉक तेरे घर में रखूंगा, माल मेरा होगा लेकिन जेल तू जाएगा। वो मिगिल की शिकायत करने के लिए राव के घर आता है, लेकिन इधर राव ने अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रखे थे और टाइम मशीन ऑन कर चुका था। बाहर गुस्से में पुरुषोत्तम उसके घर को भी आग लगा देता है। राव के कहने पर शारदा बाहर आती है। वो पुरुषोत्तम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पुरुषोत्तम उसे एक थप्पड़ मारता है और शारदा बेहोश हो जाती है। तभी दूसरा मिगिल पीछे से आकर पुरुषोत्तम को मार देता है। इसके बाद वो घर के अंदर जाता है। अंदर से राव ने अपने सारे रिसर्च पेपर बाहर फेंक दिए थे, लेकिन खुद आग के बीच में फंस गया था। दूसरा मिगिल राव को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन राव कहता है कि आज मेरे मरने का दिन है, तुम मुझे नहीं बचा सकते। वो दूसरे मिगिल को वहां से चले जाने के लिए कहता है। राव की मौत हो जाती है। दूसरा मिगिल एक्सपेरिमेंट पूरा होने से पहले ही मशीन को बंद कर देता है और भाग जाता है। इधर पहले मिगिल को होश आता है। वो बाहर आकर देखता है कि पूरा घर जल रहा है। घर से बाहर आकर मिगिल शारदा के पास जाता है, लेकिन तभी पुलिस वाले वहां आते हैं और मिगिल को अरेस्ट कर लेते हैं। मिगिल की इतनी ही कहानी उस डायरी में लिखी होती है। मिगिल को राव और पुरुषोत्तम के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था, लेकिन अब भी सवाल ये था कि आखिर मिगिल जेल से भागा कैसे। जिसके बाद चैतन्य अपनी थ्योरी बनाता है कि एक्सपेरिमेंट बीच में ही रुक गया था, जिसकी वजह से दूसरा मिगिल भी जिंदा रह गया। वो शारदा से मिला होगा, उसने अपने बारे में शारदा को सब कुछ बताया होगा। उसी के साथ हम देखते हैं कि दूसरे मिगिल के कहने पर शारदा पहले मिगिल से मिलने के लिए कोर्ट में जाती है। वो मिगिल को डायरी के साथ साथ एक मैसेज भी देती है। फिर प्लान के हिसाब से पहला मिगिल भी वॉशरूम में चला जाता है, जहां साथ वाले टॉयलेट में दूसरा मिगिल उसका वेट कर रहा था। एक दूसरे को देखे बिना दोनों अपने कपड़े बदलते हैं और पहले मिगिल की जगह पर दूसरा मिगिल जेल चला जाता है और पहला मिगिल शारदा के साथ चला जाता है। पहले मिगिल ने शुरू से ही राव के साथ काम किया था। वो राव की रिसर्च पेपर और अपने एक्सपीरियंस से 2.5 साल का समय लेकर फिर से टाइम मशीन बनाता है। और जिस तरह से इस कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि शारदा शंकरा से जनरेटर ऑन करवाती है और उसे पैसे देकर भेज देती है। इसके बाद शारदा पहले मिगिल के पास जाती है, जबकि दूसरा मिगिल जेल में बंद था। इधर शारदा के साथ मिलकर पहला मिगिल एक्सपेरिमेंट को पूरा करता है। अपनी थ्योरी के एंड में चैतन्य कहता है मिगिल जेल से भागा नहीं, बल्कि एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद समय रेखा से डिलीट हो गया है। माधव कहता है कि अब चलकर हम मिगिल को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन चैतन्य कहता है कि मिगिल ने जो भी किया है अगर ये हम लोगों को बताएंगे तो कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं करेगा। अब मिगिल को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर इस डायरी में जो लिखा है वो सच है तो 2.5 साल तक मिगिल अंदर भी था और बाहर भी था। इसे साबित करेंगे अगर डायरी में लिखा हुआ सब कुछ झूठ है तो कोई राव नहीं है, कोई शारदा नहीं है, कोई केस ही नहीं है। तो अब हमें ये पता करना होगा कि डायरी में लिखी बातें सच है या झूठ, और इसका पता करने के लिए चैतन्य और माधव दोनों जेल से बाहर निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।